सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को। ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक 1 का, यानी लास्ट चैप्टर है ये बुक 1 का, और क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। तो बेटा आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका वेटेज कितना है, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। आई डोंट नो वाई लोगों ने इसके वीडियोस एक एक दो दो तीन तीन घंटे के अपलोड कर रखे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ टाइम तो वेस्ट होगा ही, साथ साथ में आप समझ ही नहीं पाओगे कि चीज़ें चल क्या रही हैं और आपको आंसर कैसे लिखना है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, उसके बाद मैं ये वीडियो फाइनली बना रही हूँ ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है बेटा, कंप्लीट एनसीईआरटी से मैंने नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स भी खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर है वो पूरा नोट्स के फॉर्म में मैंने बनाया है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास जब नोट्स होते हैं ना, तो लास्ट मिनट में आप ईजिली इसको रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ आपको पता चलता है कि आपको किस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम के अंदर लिखने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर की, इसके अंदर 3-4 टॉपिक्स ही हैं। ठीक है, और जो एनसीईआरटी में गिवन है एग्जैक्टली उन्हीं टॉपिक्स को ही हमें पढ़ना है। उसके अलावा फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हमें पता है हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और ये इस बात का बिल्कुल भी 1% इवन 0.1% भी अपने मन के अंदर डाउट मत रखना कि इस वीडियो में ऐसे कोई सा टॉपिक तो नहीं रह जाएगा, या फिर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होगी जो कवर ना करी जाए, क्योंकि सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करी जाएंगी। ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा और बहुत कम टाइम के अंदर, वन शॉट वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम समझेंगे पहले टॉपिक को, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कभी ना कभी आपने इस शब्द को ज़रूर सुना होगा। ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो है वो बना है ग्लोबल वर्ल्ड से। ठीक है, ग्लोबल जो वर्ड होता है उससे बना है। ग्लोबल मतलब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ है उसके बारे में बात करी जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। डील्स विद फ्लोज, जो ग्लोबलाइजेशन है वो कुछ फ्लोज के साथ डील करता है। कौन कौन से फ्लो होते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर? आइडियाज़ का फ्लो होता है, कैपिटल फ्लो होता है, कमोडिटीज़ फ्लो होती हैं, और पीपल फ्लो होते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 फ्लोज हैं बेटा, ज़रूर याद रखना है। इनको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि आप बताओ इनमें से ऐसा एक कौन सा फ्लो है जो नहीं होगा, या फिर आप बताओ कि इनमें से ऐसे कौन से 2 फ्लोज हैं जो होते हैं ग्लोबलाइजेशन का पार्ट। तो आपको ये चारों के चारों पता होने चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ICCP के नाम से ऐसे करके याद कर सकते हो। तो देखो, अब क्या बात कर दी मैंने, क्या बोल दिया, फ्लोज नहीं समझ में आया ना, समझो। देखो, आइडियाज़, अब होता क्या है, जब भी अगर मान लो मैं अभी इंडिया के अंदर हूँ और मैं इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाऊँगी, तो मैं अपने दिमाग के अंदर बहुत सारे जो मेरे अंदर आइडियाज़ हैं उसको भी लेके जाऊँगी, वो आइडियाज़ भी फ्लो करके जाएंगे उस जगह पे। ठीक है, और जब मैं वहाँ से इंडिया वापस आऊँगी तो वहाँ के जो आइडियाज़ हैं उनको देख कर आऊँगी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब हम वर्ल्ड में किसी और कंट्री में या किसी और जगह पे पहुँचते हैं, या कोई और देश का इंसान हमारे देश के अंदर आता है, तो वो अपने साथ आइडियाज़ को भी लेकर आता है। यानी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए जो आइडियाज़ हैं उनका फ्लो होता है। फिर कैपिटल यानी पैसे का भी फ्लो होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। कमोडिटीज, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आजकल बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इस जगह पे ट्रिप पे गई थी, या मैं इस जगह पे ट्रिप पे गया था घूमने के लिए, मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी। तो वो सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करता है, जाता है। साथ में लोग तो जाते ही हैं। ठीक है, लोग कई बार जॉब की तलाश में भी जाते हैं, लोग कई बार घूमने भी जाते हैं, सिर्फ ट्रैवल करने के पर्पस से जाते हैं। ठीक है, कई बार लोग पढ़ने के लिए भी जाते हैं, स्टडी के लिए भी जाते हैं। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं कि लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ICCP, आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ और पीपल, ये 4 चीज़ों का फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, मतलब जब ये सारे फ्लोज होते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शंस जो हैं वो बिल्ड होते हैं। मतलब एक दूसरे से हर एक देश धीरे धीरे लिंक होना शुरू होता है, एक दूसरे के कल्चर को समझना शुरू कर देता है, एक दूसरे के जितने भी रीति रिवाज हैं उनको समझता है, बहुत सारे प्रोसेसेस को समझता है। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ये। अब अगर हम बात करें
करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ये 3 तरीके के वर्ड्स हैं जो एक क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये कीवर्ड्स हैं, तो जहाँ पे भी ये कीवर्ड्स देखने को मिले, इसके आगे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पे लिख के आने। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट कैसे है ग्लोबलाइजेशन, ये बताओ। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है। कई बार क्वेश्चन कहता है ग्लोबलाइजेशन की मैनिफेस्टेशंस को बताओ। ये मैनिफेस्टेशंस वर्ड इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, इनको बताओ। तो 3 ही होते हैं, चाहे आप मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट की बात करो, मैनिफेस्टेशन की बात करो या एस्पेक्ट्स की बात करो, 3 होते हैं। कौन कौन से? ग्लोबलाइजेशन जो है वो 3 चीज़ें 3 तरीके से होती है। सबसे पहला पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन होती है, दूसरा होती है इकोनॉमिक, और तीसरी होती है कल्चरल। तो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, और तीसरा होता है कल्चरल एस्पेक्ट। 3 तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। द स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अनइवन, अनइक्वल। तो अब एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है जो स्प्रेड कर रही है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में आइडिया जा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत अनइक्वल है और अनइवन है। ऐसा क्यों बोला गया, समझते हैं। देखो, जैसे अभी हम क्या देखते हैं, वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। जैसे वेस्ट की कंट्रीज़ में बहुत सारा अलग अलग प्रकार का जो खाना पीना है वो है, और सबसे फेमस चीज़ है वहाँ की एक, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी अच्छे से, ब्लू जीन्स। ये ब्लू जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर तो था नहीं। ये कहाँ से आया? ये वेस्ट जो नेशंस हैं, यानी यूएस हो गया, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हो गई, वहाँ से ये चीज़ें इंडिया के अंदर आई। बट अच्छा, मुझे ये बात बताओ, क्या इंडिया की जो साड़ी है या धोती है जो लोग यूजुअली पहनते हैं, क्या वो भी उतना ही इक्वली वेस्ट की कंट्रीज़ में गई? आंसर क्या है? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट था वो हमें ऐसा लगता है, देखकर हमें लगता है कि अगर हम उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडर्न समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अपने देश के कपड़े पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मॉडर्न नहीं है, हम उस चीज़ से दूर है। तो होता क्या है, अब जब बाहर हम घूमने गए, किसी दूसरे देश के अंदर गए, हमने देखा वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, हमने भी कुछ उसी प्रकार के कल्चर को अडॉप्ट किया। बट जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग यहाँ के कल्चर को देखकर इक्वली अपना रहे हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट के नेशंस में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल इंडिया के जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करने लग गए हैं, बट इक्वल वे में नहीं चल रही हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ पे जीन्स पहनते हैं, आप देखते हो हर दूसरा इंसान, इवन ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो है वो ब्लू जीन्स पहनता है, जिसका कॉन्सेप्ट निकला है वेस्ट के देशों से। बट ये सेम चीज़ अप्लाई वेस्ट के देशों पे नहीं होती है। मतलब इंडिया का जो धोती कुर्ता वगैरह है वो इक्वली वहाँ पे हमें लोगों के द्वारा पहनने को नहीं देखने को मिलता है। हम क्या देखते हैं ऐसा कि वहाँ पे लोग इक्वली इतने अमाउंट में, मतलब ये सारी जो कपड़े हैं इंडिया के या फिर जो भी कल्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं होता ना। तो यही होता है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अनइक्वल सा है, अनइवन सा है। ठीक है, ये इक्वल वे में नहीं फैलता है, इक्वल वे में स्प्रेड नहीं करता है। कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या कॉज होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं? ICCP, वही 4 चीज़ें मैंने आपको जो बताई, यानी आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ और पीपल, ये 4 चीज़ों का फ्लो होता है, फ्लोइंग फ्रॉम ह्यूमन हिस्ट्री। और ये चारों चीज़ें आज से फ्लो नहीं करेंगे बेटा, ये हिस्ट्री से। यानी आपको याद होगा एक चैप्टर हमने क्लास 10th के अंदर पहले पढ़ा था, SST जब हम पढ़ते थे, तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें बताया था सिल्क रोड के बारे में, कि वो जो सिल्क रूट था वो उस समय में बहुत फेमस था, जिससे इंडिया से बहुत सारी चीज़ें मिडल ईस्ट तक पहुंचती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्ट्री से ही फॉलो होती हुई चली आ रही हैं, और हिस्ट्री से ही फ्लो होती हुई चली आ रही हैं। पहले के समय में भी लोग इंडिया में आइडियाज़ लेकर आते थे बाहर के देशों से, और इंडिया के लोग बाहर जाते थे। पहले के समय में भी बाहर का जो कैपिटल है, पैसा है, वो इंडिया में देखने को मिला, और इंडिया का जो पैसा है या कैपिटल है वो बाहर देखने को मिला। इंडिया का सामान बाहर देखने को मिला, यहाँ का वहाँ देखने को मिला। कमोडिटीज़, जो सामान है इंडिया की, जो फेमस पश्मीना शॉल है इंडिया की, जो केरला की स्पाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें बाहर देखने को मिली हमें। ठीक है, और इसी तरीके से वहाँ के कॉन्सेप्ट, पोटैटो इंडिया के अंदर नहीं प्रेजेंट था, बाहर के देशों से यहाँ पहुँचा। जो हम आज के टाइम में कॉर्न खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, इवन जो अलग अलग प्रकार के हम पास्ता, पिज्ज़ा ये सब खाते हैं, कहाँ से आया? ये सारी चीज़ें फ्लो हुई। ठीक है, और इसी प्रकार से पीपल, लोग भी फ्लो करते थे। हिस्ट्री में एक चैप्टर है, अगर आपने हिस्ट्री आपके पास है और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, मैंने चैप्टर भी अपलोड कर रखा है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। उसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो लोग थे पहले के ज़माने में, बहुत साल पहले 11th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के दौरान एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे, उनके दिमाग में क्या क्या बातें चलती थी और कैसे वो अपने साथ इस कल्चर को अडॉप्ट करके लेकर आया करते थे। ठीक है, तो अब ये जो चारों चीज़ों का फ्लो मैंने हम यहाँ पे आपको समझाया, यानी चारों चीज़ों का जो फ्लो हमने समझा अभी, ICC एंड P, ये जो फ्लो है ये कुछ भी न्यू नहीं है,
ये हिस्ट्री में ही चलता हुआ चला आ रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। तो नथिंग इज नोवेल, नोवेल वर्ड का मतलब क्या है, कुछ भी नया नहीं है, पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने एनसीईआरटी के वर्ड्स का यूज़ करने की कोशिश करी है ताकि आप आंसर में लिखो तो जो एग्जामिनर है उसको ये बात समझ में आ जाए कि इस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, इस 4 मार्क्स के चैप्टर के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो आज के समय में अगर हम बात करें, डिफरेंस इज नाउ द स्केल एंड स्पीड हैज़ राइजन अप फॉर फार मोर देन बिफोर। हुआ क्या है, बस इतना सा फर्क आया है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी आज की दुनिया में बस इतना सा फर्क आया है ग्लोबलाइजेशन में कि पहले के समय में उतना तेज़ स्तर से ग्लोबलाइजेशन नहीं होती थी, टाइम लगता था ट्रैवल करने में और हर किसी को हर चीज़ के बारे में, हर जगह के बारे में पता भी नहीं था। तो पर आज के समय में क्या हुआ है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। यानी अगर हमें पता चलता है कि अच्छा वेस्ट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो चीज़ हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, जिससे जो जानकारी है वो फ्यू सेकेंड्स के अंदर हमारे पास पहुंच जाती है। हम एक दूसरे से, हमसे चाहे वो इंसान लाखों मील दूरों पे हो, मतलब लाखों किलोमीटर्स दूर पे हो, बट फिर भी हम क्या कर पाते हैं, उस इंसान से बात कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, आजकल जो चीज़ें हैं वो स्पीड उसकी बढ़ गई है। ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, अभी भी है, बस क्या हुआ है, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी की वजह से पहले क्या होता था, यहाँ पे देखो बिफोर और नाउ मैंने बताया हुआ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। पहले के समय में टेलीग्राम का लोग यूज़ करते थे, प्रिंट मीडिया जो होती है उसका यूज़ करते थे, उसके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहुंचाई जाती थी। आज के समय में हमारे पास ईमेल है, व्हाट्सएप है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, जिससे फ्यू सेकंड्स के अंदर हम जो भी जानकारी है वो किसी दूसरे इंसान तक, किसी दूसरे दूर वाले देश में बैठे हुए इंसान तक भी उसको हम पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, जो अब सबसे बड़ी चीज़ ये भी डिपेंड करती है बेटा कि ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ेगा या नहीं, ये एक चीज़ पे और डिपेंडेंट है कि उसको लोगों से रिकॉग्निशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। मतलब क्या लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, क्या लोग चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो, क्या लोग चाह रहे हैं कि वेस्ट का कल्चर हमारे पास आए, या हम बाकी दूसरे जो देश हैं अलग अलग उनका कल्चर देखें समझें। आजकल आप देखते हो जो अब ठंड का समय आ चुका है तो वो जो हॉट चॉकलेट हम यूजुअली पीते हैं वो भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं था। बाहर की चीज़ें हैं, ये सारी बाहर की जो डिशेस हैं वो सारी की सारी इंडिया धीरे धीरे पहुंच रही हैं। ठीक है, तो अब कैसे पहुंच रही हैं, मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो उसको अप्रूवल दे रहे हैं ना, हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं, हमें लग रहा है अच्छा कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत हमें पॉपुलराइज करनी है, बहुत अच्छी है, तभी तो वो चीज़ें आगे बढ़ पा रही हैं। तो रिकॉग्निशन बाय पीपल, यानी जब लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, उस ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ग्लोबलाइजेशन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। आया समझ में। अब इसकी मैनिफेस्टेशंस को देखते हैं, आप इसको मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट कह लो, मैनिफेस्टेशन कह लो, या फिर आप इसको एस्पेक्ट्स कह लो। ठीक है, बात एक ही है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब तीनों को हम ध्यान से देखेंगे, तीन हमने देखी थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, तीनों चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत इंटरेस्टिंग, उसको समझते हैं, जो है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। तो एग्जाम में क्या होता है बेटा, या तो एग्जामिनर क्या कहता है, 2-2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, या तो वो यूजुअली क्या करता है, 2-2 मार्क्स के लिए कि पूछ लिया 2 मार्क्स में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है या मैनिफेस्टेशंस क्या है पॉलिटिकल, ये बताओ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के, ये बताओ। इसी प्रकार से वो या तो इकोनॉमिक भी पूछ सकता है, या फिर वो क्या पूछ सकता है, कल्चरल पूछ सकता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पूछने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बाकी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो जब हम लास्ट के आगे के टॉपिक्स कर रहे होंगे, कई बार उनमें से भी एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है कि 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आए, बट अगर आता भी है तो वो इस फॉर्म में आएगा कि आपसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फिर कल्चरल तीनों तरीके की चीज़ें पूछ ली जाए। तो इसीलिए हम इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। पॉइंट्स के फॉर्म में है तो ईजिली आप समझ भी पाओगे, आंसर भी लिख पाओगे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। अब बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो पहले के समय से जो एक चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है स्टेट की सोवरेनिटी का, यानी स्टेट की इंडिपेंडेंस का, स्टेट की पावर का, उसको कैसे ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट करता है, उस पर क्या असर डालता है, स्टेट की जो पावर है, स्टेट की जो इंडिपेंडेंस है, उस पर ग्लोबलाइजेशन क्या कोई असर डालता है या नहीं, चलो देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। इरोजन का मतलब क्या होता है, खत्म करना, धीरे धीरे कम करना। ठीक है, किसी चीज को खत्म करना या धीरे धीरे कम करना, इरोड करना, सॉइल इरोजन होता है ना, उसी प्रकार से। तो ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट की क्षमता है, जो कैपेसिटी है लोगों को कंट्रोल करने की, लोगों को अपने अनुसार चलाने की, वो जो कैपेसिटी
कैपेसिटी है वो स्टेट की कम होती हुई चली जा रही है। स्टेट वर्ड का मतलब पॉलिटिकल साइंस में बहुत अलग अलग तरीके से समझा जाता है, और यहाँ पे स्टेट वर्ड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, किसी भी देश की सरकार के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे होगे, मैंने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। ठीक है, अभी लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं यहाँ पे बुक 1 का, तो आपको अभी तक बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा स्टेट वर्ड का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है, गवर्नमेंट की जो क्षमता है, वो बहुत कम होती हुई चली जा रही है इस ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने के कारण। पहले समय में क्या होता था बेटा, वेलफेयर स्टेट होता था, ओल्ड वेलफेयर स्टेट अब बोला गया है यहाँ पे इसको। पहले के समय में वेलफेयर स्टेट था। वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता था कि वो लोगों की को इकोनॉमिकली मजबूत करे, उनको इकोनॉमिकली जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा करे, उनकी सोशल वेलबींग का भी ध्यान रखे, मतलब साथ साथ ये भी ध्यान रखे कि उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सारी मतलब उनकी चीज़ों का ध्यान रखे। पहले के समय में ये कॉन्सेप्ट था, और ये चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं, इसकी जगह ले ली है, हैज़ नाउ बिकम, अब कैसा बन गया है स्टेट, मोर मिनिमलिस्ट स्टेट बन गया है। मिनिमलिस्ट वर्ड तो जेंजीज के बीच में बहुत कॉमन है और आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं फिर भी बताती हूँ। मिनिमलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, मिनी वर्ड का मतलब क्या है, कम से कम। मिनिमलिस्ट वर्ड का मतलब ये है, यानी कम से कम स्टेट जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाता है। अब जो सरकार है वो कम से कम अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाती है, ज़्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। और जो राज्य है, मतलब जो सरकार है, उसके फंक्शंस बड़े लिमिटेड हो गए हैं, कोर फंक्शंस को ही परफॉर्म करना होता है अब उनको उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो लोगों की इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करे, सोशल वेलबींग का ध्यान दे, जैसा कि ओल्ड वेलफेयर स्टेट किया करता था। अब उनकी जिम्मेदारी क्या बन चुकी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखें, ठीक है, और लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। अब सिक्योरिटी में भी अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज आ चुकी हैं, साइबर सिक्योरिटी आ गई है, ठीक है। तो इन दो चीजों की बात करी गई है अब, कि पहले के समय में ओल्ड वेलफेयर स्टेट था, अब वो बदलकर मोर मिनिमलिस्ट स्टेट हो चुका है, जिसके कोर फंक्शंस ये दो चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रोल ऑफ मार्केट्स हैज बिकम मच इंपॉर्टेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एमएनसीज। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज होती है, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी अलग अलग जो कंपनीज हैं जो हम देखते हैं, ठीक है, हमारी रोज की लाइफ में हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो मार्केट का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर। और जितनी भी एमएनसीज हैं हम देखते हैं इंडिया के अंदर, उनको वेलकम किया जाता है। आप देखते हो मैकडॉनल्ड्स है इंडिया के अंदर, डोमिनोज हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ की है, ये सारी बाहर की हैं। ग्लोबलाइजेशन डजंट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। तो अब बेटा देखो, तीन तरीके की बातें कही गई हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, यानी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तीन तरीके की बातें कही गई हैं। पहले कुछ लोगों का मानना ऐसा है, जो हमने देखा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, स्टेट की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। अब वो ओल्ड वेलफेयर स्टेट नहीं रहा है, अब वो मिनिमल स्टेट बन गया है और अपने कोर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। वहीं कुछ लोगों का मानना, दूसरे नंबर के जो लोग हैं, उनका मानना क्या है, ग्लोबलाइजेशन डजंट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। इन लोगों का ऐसा मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमेशा कम नहीं करता है स्टेट की कैपेसिटी को। स्टेट वर्ड यानी गवर्नमेंट, दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो, ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की जो कैपेसिटी है वो कम नहीं हुई है। कैसे, ये क्या कहते हैं, प्राइमेसी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूज। मतलब ये कहते हैं जो स्टेट है ना, जो सरकार है, उसकी अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस बनी हुई है जितनी पहले हुआ करती थी, और इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये अनचैलेंज है। कैसे, क्योंकि ओल्ड जेलसीज या राइवलरीज, जैसे आप देखते हो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो जिन देशों के साथ आपस के आस पड़ोस के देशों के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, उनकी जो राइवलरीज हैं, दुश्मनी है, वो अभी भी चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जब तक ये चलती रहेंगी तब तक स्टेट की यानी सरकार की ज़रूरत तो पड़ती ही रहेगी, गवर्नमेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही रहेगी, और गवर्नमेंट का काम है हमें इन सारी चीज़ों से सेफ्टी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोगों का मानना, दूसरे तरीके के जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि स्टेट की कैपेसिटी कम नहीं हुई है, अभी भी स्टेट उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पुराने समय की जो जेलसीज है, जो राइवलरीज है, वो अभी भी चल रही हैं, विच अल्टीमेटली मेक स्टेट रोल इंपॉर्टेंट, और जिसकी वजह से स्टेट का जो रोल है वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तीसरे तरीके के लोग क्या कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, ये कहते हैं कि अरे भाई,
ना कम हुई है, ना स्टेट की कैपेसिटी, मतलब ना हम ऐसा कह रहे हैं कि स्टेट की कैपेसिटी खत्म हो गई है, ना कम हुई है, बल्कि ये तो और बढ़ी है। तीसरे टाइप के लोग क्या कह रहे हैं, स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट, मतलब स्टेट की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट की काम करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ चुकी है। कैसे? क्योंकि अब सरकार फोकस करती है कि वो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करे, अलग अलग प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। देखते हो ना आप किस तरीके से आज के समय में हम वो जो डिजी लॉकर ऐप है उसका यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे गवर्नमेंट के पास भी हमारा डेटा रहता है और हमारे लिए भी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती हैं। तो सरकार जो है वो स्मार्टली वर्क कर रही है, वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रही है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। स्टेट बिकम्स मोर पावरफुल, इसी वजह से जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, पहले के मुकाबले में और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तो 3 तरीके के लोग थे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, 3 तरीके के व्यूज़ थे, वो तीनों व्यूज़ मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ वर्ल्ड के अंदर, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ही था, उसमें बताया था आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वो भी आप देख सकते हो जाके। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, बट इट इज़ अ नैरो टर्म। ये सारी चीज़ें अगर हम बात करते हैं ना कि अच्छा ठीक है, वर्ल्ड में अगर हम कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ों को देख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें अब बहुत नैरो टर्म हो चुकी हैं, मतलब ये बहुत छोटी बात हो चुकी है। ब्रॉडर वे अगर हम समझें, मतलब ब्रॉडर वे क्या हो सकता है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, बड़ा तरीका, सही तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, मतलब अब ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, इकोनॉमिकली जो चीज़ें चल रही हैं वो अलग प्रकार से चल रही हैं, वो डिपेंड करती हैं इकोनॉमिक गेन्स पे, यानी किस प्रकार से किसको कितना आर्थिक रूप में फ़ायदा हो रहा है, यानी मैक्सिमम गेन, मिनिमम गेन और लॉसेस, 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है इसको। मैक्सिमम गेन यानी सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हो रहा है, मिनिमम गेन यानी सबसे कम फ़ायदा कैसे हो रहा है, और लॉस यानी नुकसान किसको हो रहा है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो अब देखते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे? अब देखो क्या बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमीज़ हैं, जो उसका फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, वर्ल्ड के बीच में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की वो एक्सपैंड ही कर रही हैं एक प्रकार से। इट कैन बी वॉलंटरली, मतलब हो सकता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो अपने आप ही बढ़ रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इट कैन बी डन फोर्सफुली बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और बाय पावरफुल कंट्रीज लाइक यूएस। और हो सकता है कि ज़बरदस्ती ये जो ग्लोबलाइजेशन है किसी कंट्री के ऊपर थोपा जा रहा हो, समझे? अब ग्लोबलाइजेशन को थोपा कैसे जाएगा भाई किसी के ऊपर, जबरदस्ती फोर्सफुली कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? जैसे कुछ कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे अगर आपको हमारे साथ ट्रीटी साइन करनी है तो आपको ये जो नॉर्म्स है हमारी, ये कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। और कुछ पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर आपको उसके साथ टाइज अच्छे रखने हैं, अपनी रिलेशन अच्छी रखनी है, तो कई बार उसकी कही हुई बातों को भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कितनी सारी यूएस की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। फ्लो ऑफ आइडियाज एंड कैपिटल। अब होता क्या है, आइडिया और कैपिटल का फ्लो होता है, इनोवेशन आती है, जब भी आइडियाज आएंगे तो इनोवेशन आएगी, कुछ नया करने का आदमी सोचेगा, टेक्नोलॉजी का फ्लो जो है वो बढ़ेगा। बट फ्लो ऑफ पीपल रिमेन्स लिमिटेड। बोला क्या गया है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनोवेशन तो आई है, मतलब हम बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें करने लग गए, टेक्नोलॉजी का फ्लो भी बहुत बड़ा है, बट जो लोगों का फ्लो है वो अभी भी उतना ही लिमिटेड है, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह उतना अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज। इसके बारे में मुझे आपको शायद ही बताने की जरूरत पड़े, आप बेटा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, मैं आपसे इतना उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा बहुत न्यूज़ में अवेयर रहते होगे और चीज़ों को देखते होगे। नहीं देखते हो तो सुनो मेरी बात ध्यान से, और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो स्टार मार्क करके लास्ट में ज़रूर लिख कर आना। टीचर आपको मतलब 100% इस बात के लिए मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि वो इस बात से बहुत इंप्रेस होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, यही सारी चीज़ें मैंने अपने एग्ज़ाम के अंदर मतलब यूज़ करी थी पॉलिटिकल साइंस के, जिसकी वजह से 92 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। और उस टाइम में जब मैंने 12th करी थी, उस समय में 92 मार्क्स लाना पॉलिटिकल साइंस के अंदर इज़ अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात होती थी। और वो भी 80 मार्क्स का पेपर नहीं होता था हमारा, पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो उस हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी वो। तो समझो, अगर मैं ये टिप आपको समझा रही हूँ ना, तो वो चीज़ें आपको सुननी बहुत ज़रूरी है। कि हुआ क्या, अभी कुछ टाइम पहले ही
यूएस में हमने क्या देखा, यूएस से कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली, जिसमें इंडिया के बहुत सारे लोग जो थे उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया इंडिया के अंदर। हो क्या रहा था, इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पे काम करते थे, जॉब करते थे, तो उनको ऐसा फील हुआ कि भाई यहाँ पे बहुत सारे इलीगल लोग भी यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और जो उनकी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म, मतलब कम हो रही, श्रिंक कर रही है, और उनकी इकॉनमी पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका। तो बहुत सारे लोगों का वीज़ा कैंसिल कर दिया गया, उनको इंडिया वापस भेज दिया गया। तो हुआ क्या है, स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं कंट्रीज़ की, जैसे यूएस की। तो जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, इमिग्रेशन क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आदमी जा रहा है तो वो उसको यूजुअली हम बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें लोगों जो जो वो कंट्री है उसकी जो पॉलिसीज़ है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि आदमी वहाँ पे जाके कमा खाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कमाना खाना उस जगह पे रहना जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनोवेशन आ सकती है, टेक्नोलॉजी भी फ्लो कर रही है, बट लोगों का फ्लो अभी भी बहुत लिमिटेड है। ये आप रिसेंट वाला एग्जाम्पल देके बता सकते हो जो मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात क्या कही जाती है, डिविजन ऑफ ओपिनियंस, मतलब लोगों के जो ओपिनियन है वो इस बात पे बहुत अलग है। देखो कैसे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड इंटेंस डिबेट। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, तो इसमें लोगों के व्यूज़ इतने ज़्यादा अलग अलग हैं जिसकी वजह से डिबेट हमें देखने को मिलती है। जो क्रिटिक्स हैं इसके, क्रिटिक्स मतलब वो लोग जो इसकी आलोचना करते हैं, वो क्या कहते हैं, आर्ग्यूज दैट इट इज़ ओनली बेनिफिटिंग अ स्मॉल एलीट वाइल हार्मिंग दोज रिलायंट ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। तो कुछ लोगों का मानना ऐसा है, वो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के होने से सिर्फ कुछ एक स्मॉल ग्रुप है जिसको फ़ायदा हो रहा है, एलीट यानी ऐसे लोग जो अमीर हैं, वेल्दी लोग हैं, सिर्फ उनको फ़ायदा हो रहा है, और जो बाकी के बेचारे लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को इससे नुकसान ही पहुंच रहा है, हार्म ही पहुंच रहा है, और वो सरकार के सपोर्ट पे ही अभी भी डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तब हमारी गाड़ी चलेगी। दे आर्ग्यू दैट ईच कंट्री मस्ट मेक सोशल सेफ्टी नेट्स। तो इसीलिए बोला गया है कि हर एक कंट्री को, इन लोगों का मानना ऐसा है कि हर एक कंट्री को कुछ सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने चाहिए। दैट इज दे मस्ट नॉट स्टॉप प्लेइंग द रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कुछ लोगों को इस प्रकार से कुछ सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने चाहिए कि देश में जो सरकार है वो कम से कम जो उसका वेलफेयर स्टेट का रोल है वो उसको प्ले करते रहे, इकोनॉमिकली अपनी देश के लोगों की हेल्प करे, वेलफेयर कंडीशंस पे ध्यान दे, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दे, उनका जो हेल्थ केयर है उस पर ध्यान दे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा। समटाइम्स इट इज़ लिंक्ड विद रिकॉलोनाइजेशन ड्यू टू फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन मेड इन सम कंट्रीज। अब कुछ कंट्रीज में ज़बरदस्ती ग्लोबलाइजेशन करवाया जाता है, मैंने आपको बताया, जो कंट्रीज नहीं भी करना चाहती हैं, अनटच्ड है, उनमें भी ग्लोबलाइजेशन करवाया जा रहा है। तो जब ये फोर्सफुली करवाया जाता है ना, तो इसको हम रिकोलोनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी एक प्रकार से इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक नया तरीका है किसी कंट्री को अपने कंट्रोल में लेके आने का, गुलाम बनाने का। कॉल फॉर अ हॉल्ट टू फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसीलिए कॉल फॉर अ हॉल्ट मतलब हमें तुरंत ऐसी चीज़ों पे रोक लगा देनी चाहिए जहाँ पे फोर्सफुली हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके जो एडवोकेट्स हैं, मतलब जो इसकी तरफदारी करते हैं, वो क्या कहते हैं, जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग फॉर लार्जर सेक्शन। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा है, अगर ये होगा तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगी और लार्जर सेक्शन को ये बेनिफिट पहुंचाएगा। प्रोवाइड्स अ चैलेंज टू बी रिस्पॉन्डेड इंटेलिजेंटली, हालांकि ये एक चैलेंज की तरह देखा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन जो कि है, बट फिर भी हमको इसको इंटेलिजेंटली बिल्कुल ध्यान से रिस्पॉन्ड करना होगा। इंक्रीजिंग मोमेंटम, अब क्या हो रहा है, कैसा मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, ऑर्डिनरी पीपल एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट। अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो अलग अलग सरकारें हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं इन चीज़ों के लिए, कि उनको जनता का ध्यान रखना है, उनको वो चाहते हैं कि जनता जो है वो खुश रहे, तो उसके लिए उनको आपस में डील्स उस तरीके से करनी पड़ती है। बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो आपस में डील इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, कि वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाए। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से मेनली जो चीज़ें पूछी जा सकती है वो यही है कि कितने ब्रॉडर वेज में हम ये डिवाइडेड होता है, तो मैक्सिमम गेन हो रहा होता है कुछ लोगों को। तो जैसे मैक्सिमम गेन किसको हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से, यूएस को सबसे ज़्यादा गेन, ठीक है। मिनिमम गेन यानी ऐसी कंट्रीज जिनको बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है क्योंकि उनके यहाँ की चीज़ें बहुत फेमस नहीं हो रही हैं दूसरी जगह, बट बाहर की चीज़ें यहाँ पे बहुत फेमस हो रही है। इसमें हम इंडिया को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनको नुकसान हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, यानी बाहर के जो लोग हैं वो बाहर की चीज़ों को खरीदे जा रहे हैं, अपने देश की चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बांग्लादेश का, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है, उनकी बात कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस को, जो तीसरा पार्ट है।
तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस की बात करें, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? कल्चर का स्प्रेड होना, जैसे ब्लू जीन्स वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो हम अभी आगे इसमें पढ़ेंगे भी। तो इन्फ्लुएंसेस डेली लाइफ, कल्चरल कॉन्सिक्वेंस जो है ना ग्लोबलाइजेशन का, वो एक ऐसा पार्ट है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है ईजिली, क्योंकि ये डेली लाइफ में हमें इन्फ्लुएंस करता है। इंक्लूडिंग प्रेफरेंस इन फूड, चाहे खाने में प्रेफरेंस क्रिएट करना हो, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ बहुत ईजी सा। आप जाने वाले हो, संडे है, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने वाले हो कुछ खाने के लिए, ठीक है? तो एक साइड नॉर्मल सा एक रेस्टोरेंट, एक ढाबा टाइप का बना हुआ है, ठीक है? उसके जस्ट बगल में कोई मैकडी वगैरह खुला है और उसके बगल में डोमिनोज खुला हुआ है, ठीक है? और एक साइड में ही कोई आजकल वो जैसे बर्गर किंग है उसी की तरह सिमिलर नहीं है, एक बर्गर सिंह टाइप का आ गया है, तो वो है, ठीक है? तो आप इन चारों जगह में से अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप किस जगह जाना प्रेफर करोगे? तो वो प्रेफरेंस भी आपकी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो कैसे डिपेंडेंट है, वो भी एक पार्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस का। आप या तो जाओगे बेटा डोमिनोज की तरफ, राइट? या तो अब आप जाओगे डोमिनोज की तरफ पिज्ज़ा खाने के लिए, या तो आप जाओगे मैकडॉनल्ड्स की तरफ, ठीक है? और फिर अगर ये दोनों ही नहीं है तब आप सोचोगे कि लास्ट ऑप्शन चलो ठीक है, आज भाई नॉर्मल से ढाबे में बैठ के खाना ही खा लेता हूँ अपनी फैमिली के साथ। बट अब ऐसी जगह जाएंगे तो हमारा हम क्या देखते हैं कि अच्छा ठीक है, अच्छी जगह जाएंगे तो उससे हमारा स्टेटस जो है वो डिसाइड होगा। तो लोगों ने कल्चरल ही कॉन्सिक्वेंस की अगर मैं बात करूँ ग्लोबलाइजेशन की, तो उसको स्टेटस से भी जोड़ लिया है। तो हम यूजुअली इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं फूड के मामले में, क्लोथिंग के मामले में, कपड़ों के मामले में भी, इवन ये सारी चीज़ें हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। आइडियाज़ के मामले में भी हमें ये सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। पहले के टाइम पीरियड में क्या हमें इतना ज़्यादा ये सब कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था कि जो अलग अलग प्रकार के जो डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, हेलोइन वीक जो था अभी वो सेलिब्रेट किया गया इंडिया में कितना वाइडली। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है। इट रेजेस कंसर्न अबाउट द थ्रेट टू लोकल कल्चर। अब होता क्या है बेटा, कुछ कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं किसी किसी जगह के जो बहुत सालों से चलते हुए चले आ रहे होते हैं, बट बाहर के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं वेस्टर्नाइजेशन के जो उन कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, खतरा पहुंचता है उन देशों को, उन लोकल कल्चर्स को, वहाँ के रहने वाले लोगों के जो कल्चर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। लोग उसको अजीब नज़र से देखने लग जाते हैं। अब जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ, किसी भी एक स्टेट का एग्जांपल ले सकते हैं, राजस्थान की बात करूँ अगर मैं, तो वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। हम किस तरीके से देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ रह रहे हैं। बट वहीं का इंसान, जब राजस्थान का ही को रहने वाला व्यक्ति अगर दिल्ली में आके रहेगा या किसी और जगह में आके रहेगा, तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा सा बदल लेगा, वो थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन लेकर आएगा उसमें, और वो नहीं पसंद करेगा अपने गाँव वापस जाना, या फिर अपने गाँव जाएगा भी तो उसको उतनी ज़्यादा चीज़ें वो पसंद में नहीं आएंगी, वो लोकल कल्चर ज़्यादा समय के लिए पसंद में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है कल्चरली ये काफ़ी जगह पे थ्रेट भी पहुंचाता है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन यानी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। सॉफ्ट पावर है एक तरीके से, ये सॉफ्ट पावर को अपना इन्फ्लुएंस करने का। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, दो तरीके की पावर्स हमें देखने को मिलती है। हार्ड पावर यानी ज़बरदस्ती कोई कंट्री किसी कंट्री पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मारपीट के, लड़ाई करके। सॉफ्ट पावर क्या होता है, यानी कंट्री कोई लड़ाई नहीं डिक्लेयर कर रही है, बट वो अपने आप ही चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं दूसरी कंट्री में, और दूसरी कंट्री के लोग उसको बहुत पॉपुलराइज भी कर रहे हैं। जैसे इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ग्लोबली, जो वेस्ट का जो कल्चर है वो ग्लोबली इम्पोज होता हुआ चला जा रहा है हर जगह पे। मैकडोनलाइजेशन भी बोलते हैं इस चीज़ को, यानी जब वेस्ट का कल्चर कहीं पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने लग जाता है तो हम बोलते हैं मैकडोनलाइजेशन ऑफ कल्चर, यानी वहाँ के जितने भी ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स बहुत फेमस है इसलिए उसका नाम यहाँ रख दिया गया है इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं जब भी हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर की। एक तरीके से सॉफ्ट पावर को फैलाने का तरीका है। कंसर्न्स अराइज अबाउट डिमिनिशिंग रिच कल्चरल हेरिटेज वर्ल्ड वाइड। तो लोगों के कंसर्न, लोग इसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, वो खत्म हो जाए। पर्टिकुलरली अफेक्टिंग पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर लो आप, है ना, और स्पेशली वो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड अपने आप, मतलब एक तरीके से डिप्राइव्ड स्टेटस के अंदर प्रेजेंट है। तो जब वो बाहर आएंगी तो वो भी वेस्ट की चीज़ों को ही फॉलो करना स्टार्ट कर देंगी। सिमिलरली इट हैपन्स विद इंडिया ऑल्सो, और बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ भी इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। ये ब्लू जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमें देखने को मिलता है, कितना ज़्यादा हमने पॉपुलराइज कर दिया है। अगर हम कोई भी अगर ऐसा जो जीन्स वगैरह यूजुअली पहन रहा है तो हम उसको कनेक्ट करते हैं ऐसे स्टेटस के अंदर, ये अच्छा ये इंसान मॉडर्न है। आपने भी कभी ना कभी अपने घर के अंदर अपनी मम्मी को या कोई भी आपसे जो लेडी पर्सन है उसको कन्विंस करने की कोशिश करी होगी कि अच्छा आप मेरे साथ इस बार घूमने चलना ना, तो प्लीज़ वियर ब्लू जीन्स और प्लीज़ वियर समथिंग वेस्टर्न। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वो स्टेटस जो है हमारा वो मीट कर जाए। आप बाकी लोगों को देख रहे हो ऐसा करते हुए तो आप चाहते हो कि वो चीज़ें वैसी हों।
ठीक है। पॉजिटिव्स क्या है इसके, हालांकि इतनी बुराइयां हमने कर ली कल्चर ग्लोबलाइजेशन की, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी है, जैसे प्रोवाइड्स मोर चॉइस। अब क्या होता है भाई, खाना खाने गई मैं, इंडियन ही फूड अवेलेबल है तो मैं थक हार के वही खाऊंगी, बट अब क्या होगा, मैं खाना खाने गई हूँ, मेरे पास बर्गर भी है, मेरे पास इटालियन भी अवेलेबल है, मेरे पास अलग अलग प्रकार की कुजीन्स अवेलेबल है, तो मेरे पास चॉइस बहुत बढ़ गई, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो। और कपड़े पहनने की चॉइस बहुत बढ़ गई। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस प्लस लोकल कल्चर जब हम मिक्स कर देते हैं, दोनों चीज़ को कंबाइन कर देते हैं, यानी बाहर का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है और जो लोकल कल्चर है उसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। आप देखते हो ना, इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो जो जेंट्स होते हैं यूजुअली वो क्या करते हैं, ऊपर वो जो खादी कुर्ता है वो वियर करते हैं और नीचे जीन्स पहन लेते हैं, तो मिक्स करके कल्चर को अपना रहे होते हैं। अ न्यू एंड यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, जैसे कि खादी कुर्ता जीन्स के ऊपर लोग यूजुअली पहनते हैं। लीड्स टू अ यूनिक डिस्टिंक्टिव कल्चर, एक तरीके से नया कल्चर जो है वो क्रिएट होता है, और जब ये दो चीज़ों को मिलाकर एक कल्चर क्रिएट होता है तो इसको बोलते हैं हम कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। कल्चरल होमोजेनाइजेशन में हमने क्या देखा, सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लोग कंप्लीटली उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन में हमने क्या देखा, लोग मिक्स करके चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने मान लो अपनी मदर को कन्विंस किया कि प्लीज़ प्लीज़ वेयर अ ब्लू जीन्स और समथिंग वेस्टर्न, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं ऊपर तो कुर्ता पहन लेती हूँ बट नीचे जीन्स पहन लेती हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। आइडिया एंड इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या ताल्लुक है इसको देखते हैं। फ्लोज ऑफ कैपिटल, कमोडिटीज, आइडियाज एंड पीपल गो बैक सेवरल सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री। वही मैंने आपको जैसा बताया कि इंडिया की हिस्ट्री में ये चारों चीज़ों का फ्लो कुछ नया नहीं है, ये सालों से चलता हुआ चला आ रहा है, हिस्ट्री से चलता हुआ चला आ रहा है। कॉलोनियल रूल के दौरान भी इंडिया एक्सपोर्टर हुआ करता था प्राइमरी गुड्स का, इंडिया से कॉटन, इंडिया से अलग अलग प्रकार के मसाले, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ एक्सपोर्ट होती थी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैब्लिश नहीं कर पाया था, हम एक कॉलोनी हुआ करते थे ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, और जो भी गुड्स और रॉ मटेरियल्स था उसको हम एक्सपोर्ट किया करते थे, देश से बाहर भेजते थे। एंड उस समय में हम कंज्यूमर थे फिनिश्ड गुड का। सोचो हम उस टाइम पे हमारी हालत कैसी थी, आप क्या कह सकते हो उसको, बेवकूफ़ भी नहीं बोल सकते हम अपने आप को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं अवेलेबल थे कि जिससे हम कुछ करें, क्योंकि हमारे ऊपर कोई दूसरी कंट्री रूल कर रही थी उस दौरान। तो इंडिया क्या करता था, इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं रॉ मटेरियल्स है उसको बाहर भेज दिया ब्रिटेन में, उसमें टैग वैग लग गया बेटा ज़ारा का, H&M का, और वही चीज़ें जो है वो इंडिया में आके बिक रही हैं और इंडिया के लोग खरीद रहे हैं। तो हम कंज्यूमर बन चुके थे फिनिश्ड गुड्स का, जो कंप्लीट आइटम्स हैं उसको हम खरीद रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद होता है चीज़ें बदलती हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करता है इंडिया, देन और हम डिसाइड करते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर फिनिश गुड्स के लिए, और हम क्या करेंगे, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। लीड्स टू प्रोटेक्शनिज्म, हेल्थ, हाउसिंग एंड प्राइमरी एजुकेशन को हमने फोकस करना शुरू किया, और नॉट प्रॉपर अटेंशन, मतलब उतनी ज़्यादा अटेंशन जिसको नहीं दी गई थी उन सारी चीज़ों को भी हमने क्या किया, अटेंशन देने की कोशिश करी गई। स्लगिश रेट ऑफ इकॉनमिक ग्रोथ, उस समय में इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, जो इकॉनमी ग्रोथ थी वो बहुत स्लगिश थी, मतलब बहुत कम थी। इंडिया की जो इकॉनमी थी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो चुकी थी, क्योंकि पहले ही वो सब कुछ खत्म करके जा चुके थे। 1991 में क्या होता है, इंडिया के अंदर प्रोग्राम ऑफ इकॉनमिक रिफॉर्म्स लेकर आए जाते हैं 1991 के अंदर। एलपीजी रिफॉर्म्स भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डी रेगुलेट वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स को दोबारा से उनके अंदर डी रेगुलेशंस करी जाती हैं, नए रूल्स, नई पॉलिसीज बनाई जाती हैं ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर। चलो अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब ये आगे के जो टॉपिक्स हैं इनमें से एक दो मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। दो ही टॉपिक बचे हुए हैं। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला क्रिटिसिज्म। रेजिस्टेंस मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो बचने की कोशिश करते हैं ग्लोबलाइजेशन से, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो हो। क्यों, देखते हैं लेफ्ट क्या कहता है और राइट क्या कहता है। तो दो विंग्स होती हैं यूजुअली, लेफ्ट विंग, राइट विंग। लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी अलग होती है, राइट विंग की अलग होती है। तो लेफ्ट को अगर मैं बात करूं तो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो किस चीज़ से, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले के टाइम में जो कांग्रेस थी ना वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, और आज के समय में या कुछ समय पहले की बात करूँ तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्प्लीटली राइट थी। बट किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक पार्टी एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, वो बदल भी सकती है चीज़ें। तो लेफ्ट आइडियोलॉजी की बात करें अगर, तो रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, मेक्स रिच रिचर, फ्यूअर एंड पुअर पुअर। तो इन लोगों का ऐसा मानना है कि ग्लोबलाइजेशन जब बढ़ती है ना, ग्लोबल कैपिटलिज्म जब बढ़ता है ना, तो इससे क्या होता है, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते हुए चले जाते हैं और जो गरीब है वो गरीब होते हुए चले जाते हैं। वीकनिंग ऑफ स्टेट, जो राज्य है उसकी पावर बहुत कम हो जाती है, सरकार की पावर बहुत कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है गरीब लोगों के इंटरेस्ट को। राइट के लोग क्या बोलते हैं, इनकी
इनके अंदर भी टेंशन है, दोनों ही क्रिटिसाइज करें तो राइट के लोग क्या बोलते हैं, इनके अंदर ज़्यादा टेंशन है कल्चर वाली चीज़ को लेकर। इनको लगता है कि भाई कल्चर खत्म हो जाएगा हमारा। एक्सप्रेस एंग्जाइटी ओवर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट। पॉलिटिकली ये किस बात से लेकर डरे हुए हैं कि जो राज्य है उसकी पावर कम हो जाएगी, जैसे लेफ्ट में बोला गया। इकोनॉमिकली ये इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वांट सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म, मतलब ये चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंट हम बने और ऐसा ना हो कि हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए ही सीख करते रहे या फिर हम डर डर के आगे बढ़ते रहे। कल्चरली अगर हम बात करें तो ये लोग बहुत ज़्यादा वरिड हैं ट्रेडिशनल कल्चर को लेकर कि कहीं हमारा इंडिया का कल्चर खत्म ना हो जाए। आगे देखते हैं जरा। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क्स अलाइंग विद दोज हु फील लाइक देम इन अदर कंट्रीज सी दिस एज अ फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी चलते हैं बहुत सारे देशों में, जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये एक नए प्रकार का इंपीरियलिज्म है, मतलब किसी दूसरी कंट्री को अपने अंदर लेकर आने का या फिर उसके ऊपर अपना होल्ड दिखाने का, डोमिनेशन दिखाने का एक नया तरीका है। 1999 में क्या होता है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है। इसके अंदर क्या बोला जाता है, प्रोटेस्ट एट सियाटल एक जगह है, वहां पे क्या होता है, प्रोटेस्ट किया जाता है एलिजिंग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। तो यहाँ पे जब एक मीटिंग होती है सियाटल में तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और गलत क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे पावरफुल स्टेट्स हैं, यानी US हो गया और बाकी कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि क्या कोशिश कर रही हैं, जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं जिससे उनको फायदा पहुंचे। 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की पहली मीटिंग होती है पोर्टो एलिग्रे में, ब्राजील के अंदर जो लोकेटेड है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है एक तरीके का, जहाँ पे सारे ह्यूमन राइट्स के लोग जो बात करते हैं वो लोग, या एक्टिविस्ट जितने भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जितने भी हैं, लेबर लॉ पे बात करने वाले लोग, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट, ये सारे लोग साथ में मिलकर आते हैं यहाँ पे और ये अपोज करते हैं नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को। नए तरीके का जो ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है चीज़ों को, उसका प्रोटेस्ट, उसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उसके लिए। डोमिनेंस ऑफ इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स इन ग्लोबलाइजेशन, ये कहते हैं कि हमें ऐसा ही देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन में, हमेशा US जैसे जो देश होते हैं वो ज़्यादा अपना इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर। चाइना जैसे देश सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर फायदा कमाते हैं। ठीक है बेटा। 2004 में WSF की मीटिंग हुई थी। अब इसकी मीटिंग्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमें पता होनी चाहिए, याद भी रहना चाहिए, MCQ में पूछ भी लिया जा सकता है। तो 2004 में मुंबई में इसकी 4th मीटिंग हुई थी जो इंपॉर्टेंट है, और फरवरी 2024 में इसकी जो रिसेंट मीटिंग हुई थी काठमांडू नेपाल में, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जानना इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बता दिया। अब लास्ट ये जो टॉपिक बचा हुआ है ये समझ लो, इंडिया एंड रेजिस्ट टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बात करता है, यहाँ पे भी लेफ्ट विंग और राइट विंग की ही बात करी गई है। आइडियोलॉजी जो पहले बताई थी ग्लोबली लेफ्ट और राइट की, लगभग सेम वैसे ही यहाँ पे है। लेफ्ट क्या कहता है, प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज फॉरम्स लाइक इंडियन सोशल फोरम। तो ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है वो इतना ज़्यादा मतलब हो रहा है, या फिर जो ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमिकली वो उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडियन सोशल फोरम्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस हु फेवर्स फार्मर्स इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। जो ट्रेड यूनियंस होते हैं जो फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट करने शुरू किए। अब क्या हो रहा है, पेटेंटिंग ऑफ प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स ऑपोजिशन। तो अब क्या हो रहा है, जैसे नीम हो गया या फिर अलग प्रकार के जो प्लांट्स है जो इंडिया के अंदर यूजुअली यूज किए जाते थे, जिनका इस्तेमाल किया जाता था मेडिसिन के अंदर, तो उसको भी पेटेंट कर रहा है अमेरिका या यूरोप। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हमारी ही संस्कृति है। तो इस चीज़ को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेफ्ट विंग वाले। राइट विंग वालों का क्या मानना है, ये कहते हैं पर्टिकुलरली कल्चरल इन्फ्लुएंस को लेकर परेशान रहते हैं ये लोग। ये कहते हैं टीवी चैनल्स के जरिए, फॉरेन टीवी चैनल्स जो है उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे यहाँ, और इवन जो अलग अलग प्रकार के वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं और उनको बहुत पॉपुलराइज किया जा रहा है। लाइक वैलेंटाइंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज यूनिफॉर्म। स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म में हमें क्या देखने को मिलता है, लाइक गर्ल्स के लिए शर्ट एंड स्कर्ट या फिर शर्ट एंड पैंट, और बॉयज़ के लिए शर्ट एंड पैंट। तो यही देखने को मिलती है, जो कि क्या एक कैसा कॉन्सेप्ट है, वो भी एक वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हालांकि सारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चीज़ें अलग हैं थोड़ी सी, बट ज़्यादातर जगह पे हमें यही देखने को मिलता है, वेस्टर्नाइजेशन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से मात्र 40 मिनट के अंदर मैंने आपका ये जो पूरा चैप्टर था वो पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काम एक और करना है आपको, जैसे आपने चैप्टर देखा है तो साथ साथ में नोट्स भी ज़रूर बना लेना, नहीं बनाया तो दोबारा से देख के नोट्स बना लो। नोट्स का PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, कॉमेंट कर देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, और इसी के साथ हमने बुक 1 पूरी कंप्लीट कर ली है। बुक 2 के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप ऐसे ही रिक्वेस्ट करते रहोगे तो मैं और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी।